इधर चालू करना। एक मिनट सर, एक मिनट। हेलो, या वापस ऊपर अपने तो हो गए ना कल बात दिनेश जी पूरे, अब बात के क्या बच्चे हैं। व्यक्तिगत बात ही आपने या ओके ना फ्रेम, वेट कर रहे हैं सर। पानी की गिलास रखवानी वाईफाई ऑन कर, ठीक है। ओके, चालू करो। चालू। आज से लगभग 2 महीने पहले, आप मित्रों को याद होगा तो मैंने कलेक्टर कार्यालय के अंदर मेरे से आपने सवाल पूछे थे कई, और उस दिन मैंने आप लोगों से कहा कि जब तक ये कोविड हम लोग बाड़मेर के अंदर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक मैं किसी कोविड के अलावा दूसरे मुद्दे पर बात नहीं करूँगा। उस दिन ये बात चली केंद्र और राज्य के संदर्भ में, आपका सवाल था तो मैंने कहा केंद्र और राज्य के संदर्भ में छोड़ो, मैं किसी संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ कोविड के संदर्भ में ही बात करूँगा। और आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, कल मैंने जिले की समीक्षा ली, पाइतू कोविड सेंटर में भी गया और रात को वहाँ के प्रबंधन करने वालों ने ये कहा कि अभी स्थिति कंट्रोल में है और जो स्थितियाँ कोरोना सेकंड दूसरी लहर में बनी, बड़ी दर्दनाक स्थितियाँ बनी थी, गंभीर स्थितियाँ बनी हुई थी। एक वक्त तो ये था कि मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र बाइतू के अंदर जिले के 7 विधानसभा जिले के अंदर है और 30% कोविड पॉजिटिव केसेस बाइतू के अंदर थे। हम लोगों को परिस्थिति के अनुसार कई निर्णय लेने पड़े। पहले दिन जब मैं यहाँ जिला मुख्यालय के ऊपर बैठकर दूसरे जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के साथ में जब हम लोगों ने चर्चा की, तब ये निर्णय लिया कि जो तमाम बाड़मेर की सीएससी के अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, उपकरण है, उनके संदर्भ में उनको लाकर और बाड़मेर मुख्यालय के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था करें। और कुछ दिन बाद के अंदर हम लोगों को ये लगा कि विकेंद्रीकरण करना चाहिए और तहसील और उपखंड स्तर के ऊपर कोविड सेंटर बनाना चाहिए। आज ये पूरा दूसरे लहर का जो हम सबका अनुभव रहा, एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी दूसरे लहर के अंदर, वो ILI सर्वे, जिसके तहत प्रत्येक जो ILI पॉजिटिव सिम्टम, सर्दी जुकाम बुखार जैसे हैं, उन प्रत्येक व्यक्ति के परिवार में जाकर उनको सूचीबद्ध कर और उनको 5 दवाई देने का जो निर्णय ला, वो सबसे अहम और महत्वपूर्ण। और दूसरा अहम और महत्वपूर्ण निर्णय विकेंद्रीकरण का। विकेंद्रीकरण ढंग से जो कोविड सेंटर बने, उस कोविड सेंटर के माध्यम से बहुत बड़ी तादाद के अंदर इसमें राहत हुई थी। तो ये कोविड की लड़ाई हमको तब तक लड़नी पड़ेगी जब तक हम लोग वैक्सीनेशन पूरा नहीं कर सकें। वैक्सीनेशन के संदर्भ में भी कई भ्रांतियाँ थी, उन भ्रांतियों को भी धीमे धीमे समाज के अंदर दूर किया गया। आज भी कई जगह हम लोगों को सामने प्रश्न उठते हैं, कई लोग वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे। मेरा आपके माध्यम से यही सबसे अपील है कि वैक्सीनेशन के अलावा हमारे पास दूसरा और कोई माध्यम नहीं है जिसके हम लोग इस कोविड से जंग जीत सकें। और इसके वैक्सीनेशन के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है जैसे कुप्रचार किया जा रहा है। ILI सिम्टम्स के अंदर पूरे राजस्थान के आंकड़े देखे और मैंने बाइतू उपखंड के जब
12,000 ILI सिम्टम्स वाले लोगों को मेडिकल किट दिया। तो मैं एक खुद डाटा बना रहा हूँ, प्रत्येक जो व्यक्ति जिसको ILI सिम्टम्स में मेडिकल किट दिया गया उसकी क्या स्थिति है। एग्जैक्ट आंकड़े तो मैं नहीं दे सकता हूँ, पर अभी तक जिस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 95% से ज़्यादा हो सकते हैं, वो 99-100% भी हो जाए। तो इतना ज़्यादा अफेक्टिव था। इस कारण जो मैंने शुरू में जो मेरा स्टैंड ले रखा कि हमको मूल मुद्दा, ये मूल मुद्दा इसलिए कह रहा हूँ कि देश के अंदर कई राज्यों के अंदर बहुत गंभीर स्थितियाँ से दर्दनाक इस दौर से लोगों को गुजरना पड़ा। बहुत बड़ी तादाद के अंदर मृत्यु हुई। अगर हम लोग इसको प्राथमिकता से नहीं करते तो इसकी बहुत बड़ी कीमत हम लोगों को चुकानी है। आज हमारे देश और समाज के अंदर जो मूल मुद्दे हैं, अगर उनकी हम लोग प्राथमिकता नहीं रखेंगे तो इससे सैकड़ों नहीं लाखों उदाहरण। बाड़मेर जिले के अंदर जो मूल मुद्दा, बाड़मेर ग्रामीण के किसानों का फसल बीमा योजना के तहत जो इंश्योरेंस हुआ, और इस इंश्योरेंस के अंदर टाटा AIG कंपनी ने 1300 करोड़ का जो क्लेम पास हुआ, उस क्लेम को अपील के अंदर लेकर, जिस आधार पर वो अपील में लेकर गई उस आधार पर नहीं, दूसरे आधार के ऊपर उनको कम कर 450 करोड़ से कम दिला। तो मूल मुद्दे ये हैं। कई और मूल मुद्दे हैं जो समाज के हित के लिए, उन मुद्दे पर बात नहीं कर विवादों की तरफ लेकर जाना। ये जो पावर ब्रोकर है लोग, जो आधिपत्य रखते हैं व्यवस्थाओं के अंदर, ये पावर ब्रोकर लोगों का यही हर समय कोशिश रहती है कि मूल मुद्दों के ऊपर प्राथमिकता से समाज के अंदर काम नहीं हो। उन मित्रों को कहना चाहता हूँ, आप किसी और को विचलित कर सकते हो। ये हरीश चौधरी किसान का बेटा है। मैं आज जहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। इस सफ़र के अंदर सिर्फ सामान्य लोगों के विश्वास से पहुँचा, कोई पावर ब्रोकिंग कर नहीं पहुँचा। किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन मैंने नहीं किया, किसी के कंधे पर चढ़कर नहीं पहुँचा, किसी की हाजिरी भरकर नहीं पहुँचा। सिर्फ उन लोगों के विश्वास और उनके विश्वास की ताकत में आज यहाँ तक पहुँचा। आज मैं उन पावर ब्रोकर्स को कहना चाहता हूँ कि किसी और के पीछे छद्म रूप के अंदर रहकर आप जो मूल मुद्दे हैं इस समाज के, उससे विचलित नहीं कर सकते। अगर आपको पावर ब्रोकर को किसी भी प्रकार की अगर मेरे से तकलीफ आई तो सामने आकर लड़े। मैं नेहरू का नहीं भाई। मेरा हर समय मानना है कि देश के अंदर सबको प्रश्न उठाने का अधिकार है, और हम लोगों का दायित्व एक जनप्रतिनिधि के तौर के ऊपर सभी जो प्रश्न हैं उनका जवाब देना। यही लोकतंत्र है। मीडिया उसके अंदर बहुत अहम भूमिका निभाती है। जिस देश के अंदर मीडिया प्रश्न नहीं उठाती, सही प्रश्न नहीं उठाती, उस देश की स्थिति कभी मजबूत नहीं हो सकती। आनंद बाजार पत्रिका ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए एक क्रिटिकल लेख लिखा, तो अगले दिन उन्होंने पुणे जाकर उनको धन्यवाद दिया, पत्र लिख तो ये बात की कि अगर आप लोग अगर सवाल नहीं उठाओ, सवाल उठाना मीडिया का अधिकार ही नहीं है, दायित्व है। अगर वो सवाल नहीं उठाएगी तो कौन उठाए? तो मीडिया के अंदर कोई तत्वहीन गलत आधार पर लगातार एक बार, दो बार और पावर ब्रोकर्स के खुद की मंशा के अनुरूप लगातार अगर करे तो हमारे को संविधान ने जो भी दूसरा पक्ष है उसको अधिकार दिया। मैं आज आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय दूत के अंदर पत्रकार रेणु मित्तल जी ने जो कुछ भी लगातार एक दफ़े नहीं, एक दफ़े पंजाब के संदर्भ में, दूसरे दफ़े पिछले 10 दिनों के अंदर, तीसरे दफ़े के, तो जो मुझे इस संविधान के अंदर एक सामान्य नागरिक को अधिकार है, तो मैं लीगल जो मेरे अधिकार है उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। मैं उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करूँ। जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बना हुआ है, जिसके अंदर हर नागरिक को अधिकार है अपनी बात रखकर अपने प्रति न्याय लेने की, उस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर भी मैं शिकायत दर्ज कराऊंगा।
और कभी भी जो सच्चाई है वो आज तक नहीं हारी है, तो मेरे संदर्भ में कि भी ये कोई भी सच्चाई नहीं है। कई सवाल उठे इन 60 दिनों के अंदर। मैं एक एक कर उन सवालों का आप खुद प्रश्न पूछो। उन सवालों का जो सवाल आपके मीडिया के मार्फत से उठे हैं उनका भी मैं अभी पहले ही जवाब दे देता हूँ। उसके बाद जो भी आपको अगर कोई उसके अतिरिक्त सवाल एडिशनल कोई भी आपके प्रश्न होंगे तो उन सबका भी उत्तर दूँ। सबसे पहले एक सवाल उठा कमलेश प्रजापति के एनकाउंटर के संदर्भ। कमलेश प्रजापति के एनकाउंटर के संदर्भ के अंदर जिस दिन ये एनकाउंटर हुआ उस दिन मेरे से उनके खुद के जो सहयोगी थे उन्होंने बात किया। तत्कालीन में उनको खुद को कहा और मैंने जो भी उसके संदर्भ में अधिकारी थे उनसे बात कर और ये कहा कि निष्पक्ष तौर के ऊपर इस परिवार के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय और अत्याचार नहीं होना चाहिए। मैंने सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखा, ट्वीट करना और फेसबुक तक ही नहीं रहा। उस परिवार को, कमलेश प्रजापति के परिवार पास मैं खुद संवेदना व्यक्त करने के लिए 3 मई को गया था और उस परिवार की उस शोक की जाजम के ऊपर मैंने गांव और परिवार के बीच में एक ही बात की। वो एक इकलौती बात मैंने ये कही कि जो कोई भी बात आप परिवार तय करोगे उस बात के ऊपर मैं आपको मजबूती से जहाँ फैसले होते हैं वहाँ आपकी बात पहुँचा। परिवार ने गांव के बीच में उस दिन मेरे को बोला कि हम लोग सीबीआई की जांच चाहते हैं। मैंने कहा इस संदर्भ के अंदर आपके जो भी जिसको भी आप हितैषी मानते हो उनसे राय ले लो, चर्चा लेकर उसके बाद आप उत्तर दे लेना। उनको भी तत्कालीन उत्तर देने की कोई भी ऐसी बाध्यता नहीं है। इसके बावजूद भी परिवार के सदस्यों ने एक ही बात की कि मैं सीबीआई की हम लोग वो मैं मान सरकार का हिस्सा हूँ। मैं सरकार कौन होती है? सरकार के मुख्यमंत्री मुखिया होते हैं और कैबिनेट मंत्री सरकार होती है। सरकार का हिस्सा हूँ मैं मांग किससे करता? मैं मांग करूँ या फैसले करूँ? कई लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने मांग नहीं करी। राजस्थान सरकार ने यह फैसला किया, मेरे से राय ली, बिल्कुल हमारे मुखिया ने राय ली। तत्कालीन मैंने जो परिवार के सामने मैंने बड़ी स्पष्ट तौर पर गांव के बीच में, गांव के लोगों के बीच में जो बात रखी, मैंने सरकार के सामने वो बात रखी कि जब परिवार चाहता है तो उनकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। किसी के साथ अगर अन्याय हुआ किसी भी पक्ष के, निष्पक्ष तौर के ऊपर जांच होकर जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आज ये मैं बात आप लोगों से, इस घटनाक्रम के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार के अंदर कोई बात अगर आपको करनी है तो बिल्कुल मैं बात करूंगा। दूसरी बात आई सामरा के अस्पताल बनाते वक्त गरीबों के घर उजाड़ने, तो मैं आपके माध्यम से ये बात करना चाहता हूँ। इसके पीछे पृष्ठभूमि की, मैं यहाँ 21 अप्रैल को जयपुर से आया। पहले दिन जब मैं 21 अप्रैल को जयपुर से आया, मैं तो पहला जो डिस्ट्रिक्ट जिला अस्पताल वो बालोता में, मैं बालोता में जिला अस्पताल के अंदर गया। वहाँ सभी अधिकारियों से मैंने चर्चा करी। उस वक्त जिला कलेक्टर के तौर पर जिला परिषद सीईओ के पास चार्ज था। उनसे चर्चा कर ये बात रखी कि कोविड सेंटर, जो मेरी समझ थी और मेरा अनुभव था कि कोविड सेंटर हम लोगों को बालोता के अंदर बनाना चाहिए। और उस दिन ये फैसला हुआ कि बालोता कॉलेज के अंदर कोविड सेंटर बनना चाहिए। उसी दिन मैंने खुद मेरे खुद के विधायक मत से 22 विधानसभा के बाद पहली दफे अगर मैंने कोई पैसा दिया तो बालोता के अस्पताल के अंदर थी।
मेरी सोच ये कि पैसा जरूर बाइतू के नागरिकों का है, बाइतू के लोग ही मालोता जाकर इलाज कराएंगे, बाइतू के लोग ही बाड़मेर में आकर इलाज कराएंगे, जोधपुर जाकर इलाज कराएंगे, जयपुर जाकर इलाज कराएंगे। तो ये बाइतू के लोगों के एमएलए फंड की ताकत है, जहाँ कहीं भी इसका इस्तेमाल हो सके उसका इस्तेमाल होना चाहिए। फिर ये स्थिति आई कि हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा ऑक्सीजन से। ये स्थिति आई कि हम लोगों को इंतजार करना पड़ा आईसीयू के बेड की उपलब्धता नहीं होने की, जिसकी जिक्र आप लोगों ने मीडिया ने अपने कई दफे इसका उल्लेख किया। एक एक आईसीयू के बेड के ऊपर दो जनों को, दो मरीज को रहना पड़ा, मरीजों को इंतजार करना पड़ा। उस वक्त मेरे पास ये दो विकल्प थे। एक विकल्प तो वो स्थितियों पर छोड़े और दूसरा विकल्प जो हमारे पास उपलब्ध वैकल्पिक व्यवस्था थी, उस उपलब्ध वैकल्पिक व्यवस्था के ऊपर जल्दी से जल्दी कार्य किया। जहाँ तक ये बात आती है कि क्या ये किसी और के क्षेत्र के दखलंदाजी करने के संदर्भ में कई लोगों ने ये सवाल किया, इसलिए मैंने खुद ने मेरे निकटतम जो मेरी खुद की विधानसभा के अंदर जो उपलब्ध जगह थी उस जगह के ऊपर एक कोविड सेंटर का निर्माण किया। उसकी जो मेरी सोच सिर्फ विधानसभा क्षेत्र तक नहीं थी, कोई भी व्यक्ति आकर मालूम उस कोविड सेंटर के अंदर सिर्फ राजस्थान के नहीं बाहर के लोग भी आकर रहे, तो किसी भी प्रकार की उसके हम लोगों की सोच नहीं थी। हर किसी को सवाल उठाई गई कि ये शामला का अस्पताल क्यों है। कई मेरे मित्रों ने सवाल उठाई, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि एकदम तत्कालीन उस दिन का निर्णय नहीं था। बाड़मेर के राजस्व विभाग से 14/9/2020 उसके संदर्भ में प्रस्ताव गया हुआ था 55 तहसील से, और ये आदेश हुआ उस जमीन का शामला के अस्पताल के, वो आदेश हुआ 10/5/2021 में। तो एकदम तत्कालीन कुछ चंद दिन चंद सप्ताहों के अंदर नहीं, जो प्रक्रिया के अंदर जितना समय लगता था वो समय लगता। एक ये भी बात सामने आई कि सब किसी और का हक और अधिकार छीन कर और वहाँ, ये हम लोगों की सोच ही नहीं, किसी और का हक और अधिकार छीन। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिस दूसरे वैकल्पिक जगह की बात कर रहे हैं वहाँ बनना चाहिए। एक अस्पताल नहीं, कई अस्पताल बनने चाहिए। सिर्फ शामला में अस्पताल बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके निकट के क्षेत्र के अस्पताल नहीं बनने चाहिए, बनना चाहिए। उसके संदर्भ में जो कुछ भी मेरे से बन पाएगा मैं करूँगा। शामला का अस्पताल बनाने के पीछे मेरी सोच ये थी, इस दूसरी वैकल्पिक जगह जो पचपदरा के अंदर है वहाँ आज भी सीएससी है, आज वहाँ अस्पताल है सरकारी। उस सरकारी अस्पताल को हम लोग और सशक्त करें। एक अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अभी इस सरकार के अंदर मालोता के अंदर बना, उसके बेड बढ़े। यहाँ पर पचपदरा के अंदर सीएससी के अंदर और बेहतरीन व्यवस्था हो। उससे जो कुछ भी मेरे से बन पाएगा मैं करूँगा। मेरी ये सोच नहीं है किसी सीमाई के अंदर इस चीज के अंदर। एक सवाल यही भी उठाया गया, विवाद किया गया, ये विवाद किया गया कि किसी के निजी हित के लिए एक जनप्रतिनिधि ने ये बात करी। मैं उन जनप्रतिनिधि से निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो जमीन है आस पड़ोस की, कुछ फीट और मीटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किलोमीटर। जमीन किसकी है? जमीन किसकी है? वो जमीन किसी की निजी खातेदारी की नहीं, वो जमीन राजस्व विभाग की नहीं है, वो जमीन उद्योग विभाग की जमीन। उसको कोई भी आवंटन तक नहीं कर सकता, किसी और उपयोग में नहीं ला सकता। उसका परिवार के साथ कुछ भी चीज हुई तो मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि मुझे बताए अगर कोई आपके साथ अन्याय हुआ तो मैं पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा रहूंगा बिना पृष्ठभूमि देखे हुए। तो किसी ने आज तक मेरे से संपर्क नहीं किया। जो भी ये पावर ब्रोकर लोग हैं, ये लोग किसी और के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि शामला के अंदर जो अस्पताल बना है इस पर ये हुआ है। ये तथाकथित जो बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे
लोगों के जनता को बताना चाहता हूँ, जिस जगह ये अस्पताल बना उस जगह की तो ये जगह उस अस्पताल जहाँ आवंटन हुआ है उसके और किसी जमीन पर, वो जमीन भी किसी निजी खातेदार की नहीं, राजस्व विभाग की भी नहीं, उद्योग विभाग की, उस जमीन के ऊपर ये लोग बात कर रहे हैं। इस जमीन के ऊपर भी कई किसी भी परिवार का अगर लीगल राइट है, अगर कानून और नियमों के अनुसार इनका कोई हक है, आज भी अगर वो मेरे पास आएंगे तो मैं उनके न्याय दिलवाऊंगा। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। सिर्फ विवाद करने की मंशा से उन लोगों ने की। ये बात भी सामने आई कि ये कॉर्पोरेट, ये सरकार बाइतू के अंदर अतिरिक्त मदद कर रही है, अपने मंत्री का प्रभाव बाइतू के अंदर इस्तेमाल कर रही है। ऐसा आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बाइतू कोविड सेंटर के अंदर किसी एक कॉर्पोरेट का CSR और किसी और मद से मदद नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ बाइतू कोविड सेंटर के अंदर आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस बाइतू के लोगों की आर्थिक मदद हुई। तो ये और बात कई माध्यम से आई कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दूसरी जगह के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को हटाकर रोकवा। मैंने किसी के स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारियों को हटाकर नहीं किया। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, बाइतू अस्पताल के अंदर 25 नर्सिंग स्टाफ के अंदर से 9 कार्यरत नर्सिंग स्टाफ, वहाँ के नर्सिंग स्टाफ डेपुटेशन के अंदर दूसरी जगह था। मैंने एक जने का भी डेपुटेशन रद्द नहीं करा। एक वक्त था 500 OPD बाइतू के अस्पताल के अंदर थी। एक वक्त था जब बाइतू के कोविड सेंटर के अंदर, जिसमें 10 ऑक्सीजन सिलेंडर के बेड के व्यवस्था करी, उसके अंदर 3 गुने से 4 गुनी तक लोग वहाँ थे। उस वक्त भी कहीं से मैं जो मेडिकल का कर्मचारी था, उस मेडिकल के कर्मचारी का डेपुटेशन तोड़ करवा नहीं लेकर आया। मैंने बाइतू के लोगों से निवेदन किया और मैं उनको धन्यवाद ही नहीं देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि बाइतू के लोग जो इस मेडिकल क्षेत्र के अंदर ट्रेनिंग शुदा थे, 23 होनहार युवक और युवतियों 20 से 25 लाख की दवाइयाँ बाजार से खरीद कर और अपने उन लोगों का इलाज कर। किसी और को हम लोग किसी का हक छीनने के लिए हम लोग सोच भी नहीं सकते, करने की तो और बात। बाड़मेर जिले के अंदर कैसे ये चीजें मजबूत हुए, कैसे ये आगे बढ़े। निरंतर लोकसभा सदस्य के तौर के ऊपर बाड़मेर के अंदर मेडिकल कॉलेज सैंक्शन कराकर उसका निर्माण शुरू किया। 5 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज बन जानी चाहिए थी, वो मेडिकल कॉलेज नहीं बनी तो इसके ऊपर विवाद नहीं किया। जैसे ये सरकार आई, प्राथमिकता से मेडिकल कॉलेज पूरी कर गई। उस मेडिकल कॉलेज के कारण बाड़मेर के लोगों को ही नहीं, अड़ोस पड़ोस के जिले के लोगों के नहीं, बाहर के राज्यों के लोग और बात के लिए नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ कोविड के लिए की। ऑक्सीजन की जो एक समय था जब व्यवस्था हम लोगों के लिए बड़ी विकट परिस्थितियों के अंदर हम लोग चले गए। उस वक्त ऑक्सीजन के लिए मैं तमाम बाड़मेर के जनप्रतिनिधि और राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिला प्रशासन और ऑक्सीजन प्रबंधन करने वाली टीम को, पत्रकारों को भी मैं कहना चाहता हूँ। उस वक्त जब हम लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं थी, उस ऑक्सीजन के प्रबंधन के लिए वो बैठ के करते थे। वो बैठ के कर बाड़मेर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे आए? जब हम लोगों का लोकेशन बाड़मेर से राजस्थान से दूर तक का लोकेशन हुआ, तो बाड़मेर के अंदर कहाँ संसाधन थे? इस ऑयल फील्ड के अंदर जो ऑक्सीजन के अलावा दूसरे गैसेज के लिए जो भंडारण का और परिवहन की जो व्यवस्थाएं थी, उसको पता किया, उसको वहां तक उपलब्ध करवाया। एक दिन तो ऐसा भी आया कि हम लोगों के पास ऑक्सीजन का टैंकर, जो पहला ऑक्सीजन का टैंकर आया था, वो टैंकर आकर और पुष्पजा के अंदर खड़ा हो गया और उसका जो टैंकर से और ऑक्सीजन प्लांट के अंदर जो ट्रांसफर करनी थी ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन, उसका पाइप कहीं ना कहीं वो इस पीछे से खो गया। जब पाइप खो गया और हम लोगों के पास उसमें
मिनट मिनट का ऑक्सीजन के लिए हम लोगों ने हवाई जहाज से वो खाली टैंकर का परिवहन करवाया देश के, रेलवे से करवाया, ऐसी विकट परिस्थिति थी। और मैंने वहां एक मंत्री की ध्वस्त नहीं जमाई। कुछ जिला प्रशासन से मैंने ये बोला कि मुझे सिर्फ 45 मिनट दे। एक होनहार नौजवान ने मुझे विश्वास दिलाया, बड़े बड़े इंजीनियर नहीं दिला सके, कॉर्पोरेट से इंजीनियरों से मदद मांगी, वो नहीं दिला सके। एक होनहार नौजवान आया, उसने बोला कि मैं करूँगा, और उसने 45 मिनट के अंदर उस ऑक्सीजन के, उस वक्त एक ऑक्सीजन का जो पहला टैंकर आया था, उसकी कीमत क्या थी तो हम लोगों को अच्छी तरह से पता। इन चीज़ों के लिए बैठ के जरूर, हाँ, जो अनुभव था उसके अनुभव के आधार के ऊपर ILI का कैसे सर्वे आगे बढ़े, उसके लिए लगातार चीज़ की। तो मुझे लगा कि विकेंद्रीकरण ही हम लोगों के पास अंतिम हथियार है इस कड़ी को तोड़ने के लिए। तो प्रत्येक जिला ही नहीं, जिले के बाहर भी मैं हर जगह जाकर मैंने एक ही बात रखी कि ILI सर्वे के अंदर जो विलेज लेवल कमेटी है, उसके माध्यम से हमको प्रत्येक घर में जाना चाहिए। मैं मेरे भाईतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रत्येक विलेज लेवल कमेटी, चाहे कहीं बूथ स्तर के ऊपर हुए, कहीं पंचायत स्तर के ऊपर हुए, चाहे 2-3 पंचायतों के समूह के स्तर पर हुए, 100% के पास जाकर ये उनसे निवेदन किया। मैं मंत्री के तौर पर उनको आदेश नहीं दिया, मैंने आज भी फेसबुक के ऊपर आप ये देख सकते हैं, मैंने हर किसी से निवेदन किया कि आज जो आपकी योग्यता है उसका इस्तेमाल आप लोग करो, और ILI सर्वे के अलावा दूसरा और कोई माध्यम नहीं हो सकता। हाँ, मैंने ये बात रखी, मजबूती से बात रखी, तर्क से बात रखी। मैं अधिपत्य जमा रहा हूँ, इसलिए मेरे से नाराज होकर उन्होंने कहा कि बात मैंने किसी माध्यम से, मैंने किसी और से नहीं, उनको खुद को फोन लगाकर मैंने पूछा, स्वयं हेमाराम जी से फोन लगाकर मैंने पूछा, ऐसी आपकी मन में कोई बात है? उन्होंने कहा नहीं, मेरी कोई बात। तो मैंने उस बात का भी जवाब कही, आज भी उस बात का मैं जवाब नहीं दे रहा। स्वयं वो खुद जिससे मैंने बात करके बात करी और उसका उत्तर में चल रही। फिर ये बात आई पंजाब के संदर्भ, ये तथाकथित जो पत्रकार है, पत्रकार लोग कभी भी ये बात नहीं, वो तो पत्रकार तो फैक्ट रखते हैं, दोनों पक्ष रखते हैं। पत्रकारिता का ये एक सिद्धांत, जो तथाकथित पत्रकार है उन्होंने ये पंजाब के संदर्भ में बात की कि पंजाब के संदर्भ में हरीश ये कर रहा है, पंजाब के संदर्भ में ये कर रहा है। मुझे गर्व है एक ऐसी संस्था के अंदर, राजनीतिक संस्था कांग्रेस के अंदर काम करती है, और संगठन के अंदर 1989 से लगातार कार्य करती। 89 के अंदर मैंने उसने NSUI से चुनाव लड़ा, और आज तक मैं उस संस्था के अंदर, मैंने संगठन के अंदर काम किया। किसी पत्रकार मित्र से बात करते हुए उन्होंने मेरे से बात की, तो मैंने सिर्फ कल इस बात की जिक्र नहीं किया। 89 से आज तक लगातार जब कभी भी मेरे इस संदर्भ में बात हुई, आप लोगों के बीच के अंदर भी कम से कम हजारों समय इस पर बात हुई, वही बात की। मेरी रुचि क्या? मेरी रुचि है कि जिस जड़ से मैं यहाँ आया हूँ, जिस सिद्धांत से मैं आया हूँ, जिस सोच से यहाँ आया हूँ, उसको सशक्त करने के लिए संगठन में काम करें। उस बात को किसी और के साथ जोड़कर और कुछ उसमें कहानी बनाई, ये सबका अधिकार। लगातार 89 से मैं यही बात करता आ रहा हूं। कोई लोग ये बात कर रहे हैं कि मेरे को मंत्री पद से हटाया जा रहा है। मंत्री बनाने का अधिकार किसका? मंत्री बनाने का अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री का। इसी दिन भी अगर मुझे महसूस हुआ कि उनका मेरे पर विश्वास नहीं है, जिस क्षण मुझे ये विश्वास हुआ उस क्षण ही मैं इस्तीफा अपने आप ही दूँ। मैंने किसी मैनिपुलेशन से मंत्री पद नहीं लिया, विश्वास की ताकत से लिया। विश्वास और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिसके पास ये अधिकार है, उसे मैं मंत्री बनाऊंगा। ये बात भी करी गई तथाकथित पत्रकार से कि मेरा इस्तीफा मांगा गया। मेरे से अगर कोई इस्तीफा मांगे, ऐसी परिस्थिति में कभी जीवन में आनी नहीं। स्वयं मैंने आपको बोला कि किसी बात संदर्भ में मेरे प्रति कोई अविश्वास मुझे लगेगा तो उस दिन मैं खुद ही दूँ। निराधार बात करने से आप हरीश चौधरी का जो लक्ष्य, जो प्राथमिकताएं हैं,
हमारे संगठन का लक्ष्य और प्राथमिकता उससे हम लोग इसमें कर सकें। आज भी मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूँ, मजबूती से चल रहा हूँ। आज भी सुबह मैंने पेयजल के संदर्भ के अंदर जो मेरे को कार्य पर जाना था, 8 साल पहले जो योजना वहाँ पर स्वीकृति 8 साल में, आज मैं धारणा दोहरा जाकर और वहाँ काम शुरू कैसे हुई उस प्रयास में हूँ। और आज मैं 8 साल से उस स्वीकृत योजना के अंदर काम शुरू कैसे हुई उसमें लगा। कोविड सेंटर गया, कोऑपरेटिव के जीएसएस के लोगों के माध्यम से जो विकेंद्रीकरण की मेरी सोच है, जो हमारा हक है, संविधान के अंदर हमारा हक है, उस विकेंद्रीकरण की सोच को सशक्त और मजबूत कैसे करें। ये बातें करी गई कि मैं दिल्ली में जाकर मेरे खुद के विपरीत विचारधारा के लोगों से मैं मिला हूँ। किसी एक व्यक्ति से जिस दिन मैं सार्वजनिक जीवन के 1989 से आज तक आया, मेरे व्यक्तिगत खुद के किसी भी कार्य से नहीं मिला, मेरे पारिवारिक कार्य से नहीं मिला। हाँ, आज किसी विकास का कार्य होगा तो मैं बिल्कुल मिलूंगा। आज जब मैं ये बात कर रहा हूँ बाकासर के अंदर पोर्ट बनना चाहिए, इसके लिए मेरे को किसी के पास जाना पड़ेगा तो मैं उसके लिए जाऊंगा। एक बार जाऊंगा, 100 बार जाऊंगा, वो मुझे घर के अंदर बैठाएंगे ड्राइंग रूम में तो जाऊंगा, मुझे लॉबी में बैठाएंगे तो जाऊंगा, दरवाजे के बाहर बैठाएंगे तो जाऊंगा। पेयजल योजना के अंदर 90-10 का जो प्रावधान था राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके के लिए, वो प्रावधान वापस 90-10 कैसे बने जिससे हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा पेयजल कैसे मिले, इन बात के लिए मेरे को किसी मेरे विरोधी के पास, भारतीय जनता पार्टी के किसी जनप्रतिनिधि के पास जाना होगा तो मैं जाऊँगा। पर ये गलत आधार के ऊपर मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि किसी के घर में गया हूँ तो मुझे बताइए, मुझे नहीं बताइए, जनता को बताइए। ये ताकत आपको दी है पत्रकारिता मीडिया के माध्यम से। किसी एक व्यक्ति के नाम तो ले, किस आधार पर ये पावर ब्रोकर की किस हित को साधने के लिए उन्होंने ये बात की, किसी के पास में नहीं गया। संवाद है, छात्र जीवन से लेकर आज तक संवाद है मेरे। छात्र जीवन के अंदर गोविंदाचार्य जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वहाँ इंचार्ज हुआ करते थे जोधपुर, उनसे भी मेरे संवाद थे। उनकी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत विचारधारा तो उनके संवाद के बावजूद भी मैंने मजबूत किया। मेरे सामने जिस किसी ने चुनाव लड़ा उससे भी मेरे संवाद है। मेरे छात्र जीवन से लेकर आज तक जिस किसी ने मेरे से सामने चुनाव लड़ा, जहाँ तक दिल्ली की बात में के अंदर मीडिया मित्रों से ये निवेदन किया कि जब तक इस कोरोना के अंदर हम लोग विजय नहीं प्राप्त करेंगे, मैं किसी और मुद्दे पर किसी से बात नहीं करूँगा। उसी क्रम के अंदर मैंने कोई दिल्ली में बैठा हुआ मित्र ने भी मेरे से बात करने की कोशिश करी, मीडिया के मित्र से, तो भी उनसे मैंने माफ़ी मांगी कि मैं जो बात मैंने बाड़मेर में की वो सिर्फ बात कहने के लिए नहीं की। इस बार दिल्ली में जाऊँगा, जो भी मित्र मीडिया के मेरे से आएंगे, अगर फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहेंगे फॉर्मल करूंगा, इनफॉर्मल अगर बात करनी होगी तो इनफॉर्मल करूंगा। मेरी फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर कभी भी बात के अंदर कोई अंतर नहीं आता। तो सिर्फ इन बातों को करने के संदर्भ में, हाँ, मैं जो राष्ट्रीय दूत की रेणु मित्तल ये पत्रकारिता है, वो पत्रकारिता के लिए ठीक नहीं। वो बात में प्रेस वाले जो संस्था उन पर भी रखूंगा और दूसरे भी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी सवाल के करने से नाराज हूँ, किसी सवाल को दबाने के प्रयास कर रहा हूँ। सवाल होने चाहिए, हर तरह के सवाल होने चाहिए। इस तरह के बिना आधार की लगातार चीज कर मैनिपुलेटेड जो स्टोरीज करते हैं उससे छवि, क्योंकि आज जनता के अंदर पत्रकारिता की भी विश्वसनीयता है, उस माध्यम से जो बात पहुंचती है उस बात से भी कई सवाल उठते हैं। इसलिए मेरे को खुद को अपने आप को इस लोकतंत्र के अंदर जब मैं सही था, सही हूँ, तो सही बताने का भी जो व्यवस्था है उसके अंदर मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। इसके अलावा मेरी कोई उसकी, इसके अलावा और कोई प्रश्न है तो बिल्कुल आप लोग करो। मैंने आपसे लगातार ये बात की, कोई भी प्रश्न हो गए मैं सबके जवाब दूँ। आपके दिल्ली दौरे की जो टाइमिंग है, चाहे राजस्थान हो चाहे पंजाब हो, दोनों स्टेट के अंदर जो राजनीतिक उथल-पुथल मचा हुआ है, आपने लोटापुरा जी वाले तमाम लोग दिल्ली में, उसमें आपकी टाइमिंग है दिल्ली दौरे की, उसमें घटनाओं से जोड़ के देखा जा रहा है, तो आप बताएंगे कि दिल्ली दौरा अचानक? नहीं, मैं मुकेश जी में दिल्ली हर महीने जाता हूँ, महीने में कई दफ़े जाता हूँ। पहले दिल्ली के अंदर मेरे परिवार के लोग भी रहते हैं,
मेरे खुद के मित्र भी रहते हैं, आज दिल्ली में मेरे सहयोगी भी हैं, तो उन लोगों के पास भी जाऊँगा। आज मेरे साथ कोई MP, आज चौधरी अजीत सिंह जी का देहांत हुआ, आज मैं उनकी संवेदना प्रकट करने के लिए नहीं जाऊँ? या क्या मैं सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया के मार्फत से मैंने संवेदना प्रकट कर ली? आज वो मेरे साथ MP रही, हाँ, राजनीतिक विचारधारा में मेरे सामने क्यों नहीं? आज उनका अलग दल है और उनसे मैं संवेदना प्रकट करने नहीं चाहूँगा। आज मेरे खुद के बच्चे का अगर कैरियर के लिए अगर मुझे कुछ एक पिता के नाते कुछ करना पड़ेगा उसके एडमिशन प्रोसेस के लिए, तो मैं जाऊँगा। मैं नहीं जाऊँगा तो कौन जाएगा? टाइमिंग तो मैं इन चीज़ों के लिए तय नहीं कर सकता कि जैसे ही वहाँ का लॉकडाउन के अंदर शिथिलता हुई, मैं दिल्ली गया, जो कोई भी मेरा खुद का निजी काम था वो तमाम निजी कार्य मैंने किए और मैं लगातार दिल्ली जाता था। तो मैं कह रहा हूँ मैं परसों और दिल्ली जाऊँगा। हेमाराम जी आपके साथी हैं, आपकी पार्टी में उनकी विचारधारा की हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनका जो कहना है कि वो काम नहीं हुए, उनके काम नहीं होने का नाराज, क्या उनको मनाने की कोशिश नहीं की? सरकार क्या बताने का आप खुद सरकार है तो आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, क्या आपने उनसे बात नहीं की उनको मनाने की? उनको इस्तीफा नहीं, संवाद हम लोगों ने संवाद की है। काम के संदर्भ में भी जब बात हुई है, कोई काम की बात हुई तो बिल्कुल मैंने हर किसी के रखी। मैंने हेमाराम जी तो हम लोगों के आदरणीय, हम लोगों के सहयोगी है, चाहे विपक्ष के पार्टी का ही कोई जनप्रतिनिधि क्यों नहीं है, विपक्ष का ही कोई व्यक्ति क्यों नहीं है, अगर कोई काम की बात करेगा, विकास की बात करेगा, उसके लिए भी हम लोगों ने किया। हेमाराम जी समाज हुआ, आपने जानने की कोशिश की उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया और उन कारणों को खत्म करके इस्तीफा वापस लेने की? नहीं, बिल्कुल मेरा संवाद हुआ। इस्तीफा क्यों दिया उन्होंने? नहीं, जो भी व्यक्तिगत मेरी बात हुई, जो मेरे ऊपर जो प्रश्न उठाया गया उसके संदर्भ में मैंने जवाब दिया। मेरे ऊपर जो प्रश्न उठाया था उसका मैंने कह लिया। बाकी जो भी बात है, आपने कहा मैं सरकार हूँ, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा हाँ, पर जवाब नहीं तो मैं आगे बढ़। जिम्मेदारी के नाते मैं व्यक्तिगत आरोप की बात कर रहा हूँ। हेमाराम जी ने इस्तीफा क्यों दिया उन्होंने आपको बताया जब आप उनसे बात हुई, उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया? नहीं, इस बारे में मेरे को उन्होंने नहीं बताया। नहीं। सर, पत्रकार रेणु मित्तल ने अपनी खबर में जिक्र किया है कि हाँ। बिजनेसमैन, आपके भाई बिजनेसमैन का जिक्र किया है, उनका हाँ। कमलेश प्रजापति के साथ में संबंध बताया हाँ। है। इसके बारे में आपका क्या स्पष्टीकरण? यहाँ मेरे भाई बिजनेसमैन है, मैं और मेरे भाई मेरे पिताजी ने कई सालों पहले हम दोनों को अलग करा, उसके अधिकार आज हम लोगों की व्यवस्था के अंदर अधिकार है। मेरे भाइयों के भाई के अधिकारों के ऊपर तो मैं अतिक्रमण नहीं कर सकता, मेरे भाई को डिक्टेट नहीं कर सकता। आज स्वतंत्र है, वो बिजनेस करता है और उसके और कमलेश प्रजापति के बारे में, वो संबंध के बारे में कर रहे हैं, तो एजेंसीज अपने आप करेगी। सवाल उठाने का रेणु मित्तल को क्यों? हर किसी को अधिकार है, हर किसी के ऊपर सवाल उठाने का, तो जो एजेंसीज है वो अपने आप ही करेगी। सर, 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने 6 बार नाम लिया पावर ब्रोकर, कुछ ऐसे लोग हैं जो खबरें बयान कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? आपने बताया दिल्ली, जयपुर, वो कौन? नहीं, वो पूरे देश को पता है आज पावर ब्रोकर कौन है, जो विकेंद्रीकरण सोच के खिलाफ है। कोई पर्टिकुलर कोई नाम नहीं, पर्टिकुलर नाम सबको पता है। ये एक पूरी की पूरी लॉबी है जो विकेंद्रीकरण के खिलाफ है। आज जब कभी भी विवाद कब होता है, ये पावर ब्रोकर कौन है? जब बाड़मेर के किसानों को हक के लिए फसल बीमा के वो कर रहे थे, उस मुद्दे को कैसे शांत हुई, वो मुद्दा कैसे डाइवर्ट हुई, मुद्दा कैसे सेकेंडरी हुई, तो वो कौन करना चाह रहा था? वो पावर ब्रोकर करना चाह रहा था। एक सोच है जिसकी केंद्रीकृत सोच है, वो है पावर ब्रोकर। सर, आपको इन सब चीजों के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कुछ बातचीत हुई? जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं उसके बाद में, चाहे वो कमलेश प्रजापति को क्या मुलाकात भी कर चुके होंगे जयपुर, ऐसी कुछ बातचीत वगैरह? नहीं, कमलेश प्रजापति के संदर्भ में मेरी बातचीत हुई, मैंने खुद चला कर उनको बोला। अच्छा, आपने और हाँ, बिल्कुल, वो आधार सिर्फ और सिर्फ ये था। मैंने उन परिवार को भी वहां जाकर 3 मई को पूछा, उनकी खुद की घर पर, उस जाजम पर, गांव और परिवार के सामने बड़ा स्पष्ट ये सवाल था मेरा, संवेदना भी थी, संवेदना के साथ ये सवाल था कि अधिकार आपको और आप बताओ। बिल्कुल मेरे उनसे संवाद होते। आपने सर कई बार मीडिया के सामने बोला कि न्यायिक जांच हो रही है, कहाँ तक पहुंची है न्यायिक जांच? नहीं, न्यायिक जांच देखो, ये हम लोग के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अंत के अंदर तो जांच कोई भी करेगा, वो फैसला न्यायालय करेगा। सुप्रीम कोर्ट का किसी भी इनकाउंटर के अंदर ये है कि न्यायिक तत्कालीन मजिस्ट्रेट से न्यायिक जांच हो, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो न्यायिक जांच हो। उसको मैं फॉलोअप नहीं कर रहा हूँ कि न्यायिक जांच अभी कहाँ तक पहुँची। न्यायिक जांच तो अनिवार्य तौर पर होती, कोई भी इनकाउंटर होगा उसके अंदर होगा, चाहे वो असली एनकाउंटर होगा तो होगा, फेक होगा तो। अभी तक ये कहाँ तक पहुंची ये जांच नहीं पड़ी। सीबीआई के अंदर ये ट्रांसफर करने का राज्य सरकार ने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन कर दी है,
ये स्थिति है। सर अभी आपके विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार फोन टैपिंग कर रही है। फोन टैपिंग कहाँ हो रही है, क्या स्थिति है? मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। आपके- अगर वो किसी का देखो कोई भी आरोप लगे तो एविडेंसेस पर लगे। अगर कोई भी एमएलए कोई बात कर रहा तो एविडेंसेस पर लगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ फसल बीमा के संदर्भ में तो मैं एविडेंस, मैं 90-10 की बात कर रहा हूँ तो एविडेंसेस 90-10 में रखी सर। कोई भी बात करोगे तो एविडेंस के ऊपर ही तर्क। जो कोई भी बात कर रहा है उसके पास अधिकार है। मीडिया हो आप लोग, आपके सामने एविडेंस कर निराधार बात कर ये किसका हित साथ में। और अभी ये हो रहा है कि पिछले जो सियासी संकट सरकार में पैदा हुआ था तब से लेकिन कई पार्टी के विधायक हैं लगातार सरकार के खिलाफ पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको लगता है ये घटनाएं जो लगातार बढ़ रही है, अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है, आप संगठन की बात करते हैं, ऐसे लोगों की कार्रवाई होनी चाहिए? देखो ये हम लोगों की सरकार के अंदर मुखिया चुनने का अधिकार किसके पास है? ये उस राज्य की जनता के पास है। वो अपने अधिकार विधायक चुनकर भेजते हैं और विधायकों का अधिकार रहता है कि वो सरकार के अंदर मुख्यमंत्री का चयन करें और वो अधिकार या तो विधायक बहुमत के अंदर खुद तय करे या अधिकार और किसी को दे। हमने वो अधिकार हमारे राष्ट्र, कोई इससे सहमत होगा कोई इससे असहमत होगा, और बहुमत के अंदर 104 विधायक आज के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ हैं, तो लोकतंत्र का क्या फायदा है? क्या आज उनको मुख्यमंत्री रहना चाहिए? सवाल सीधा सा था कि लगातार बयानबाजियां हैं विधायकों की, विधायक खिलाफ की, उनकी बयानबाजी बढ़ती जा रही है। आज एजेंसी जो बना आपके पास अधिकार, आप न्यायालय के पास हो। आपको नहीं लगता है कि ऐसे लोगों की जो पीड़ा है, जो आपके पार्टी के विधायक हैं, उनको एड्रेस किया जाना चाहिए? जिस सुलह कमेटी की बात हो रही थी, सुलह कमेटी में जो भी चीजें थी उनको पूरा किया जाना चाहिए। नहीं बिल्कुल सुन रहे हैं हमारे खुद राम जी की जो पीड़ा है उनको एड्रेस किया जाना है। आपको लगता है मैं, क्योंकि हर किसी को हमारे प्रभारी अजय माखन जी हर किसी से संवाद कर रहे हैं, हर किसी को सुन रहे हैं। कोई भी राजस्थान का जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी अपनी बात कर रहा, हमारी व्यवस्था है उसको अजय माखन जी जो यहाँ प्रभारी है संगठन के वो सुन रहे हैं। वो सुन रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एड्रेस भी हो रहा है। जो फैसले हुए उनके अंदर एड्रेस भी हुए हैं। सर एक किसानों के बारे में ये है क्योंकि मैं भी ग्राम सेवा सहकारी के अध्यक्ष भी हूँ। एक तो 18-19 का प्लान काफ़ी देर नहीं आया, आधा आ गया, आधा जैसे एक गांव में आधी सोसाइटी आधा निकल के आ गया, आधा आगे नहीं आया, तो काफ़ी टाइम। दूसरा है कितनी बार डिफॉल्ट कर दिए थे, जिसका कर्जा माफ किया था उनको अभी तक लोन नहीं मिलता। डिफॉल्टर के संदर्भ में सरकार फैसला ले चुकी है और ये अपने जिला स्तरीय, अभी आज मैंने बैठक ली है, मैंने पता किया जिला स्तर के ऊपर इनको आदेश मिले और लगभग 25,000 से ज़्यादा संख्या बाड़मेर के अंदर डिफॉल्टर्स की है, उनको तमाम लोगों को ऋण दिया जाएगा। ये फैसला सरकार कर चुकी है और यहाँ तक पहुँच चुका है, आ चुका। अरे जी कुछ मीडिया रिपोर्ट पे आया कि हरीश चौधरी ने सीबीआई जांच रुकवाने के लिए पर क्या आपका? नहीं, मैं रुकवाने के लिए किसके पास? मीडिया में कह रहा हूँ, मीडिया के अंदर अगर किसी कहूँगा ये अधिकार सरकार का है तो अगर है तो वह जाकर पता करें। अगर हरीश चौधरी ने कहा है तो पता तो करें किसको कहा। पहले ये अधिकार सरकार के पास था और सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी के पास। अगर मैंने ऐसी कोई बात करी हुई तो मेरे को नैतिकता नहीं है आज अपने पद पर रहने के लिए। कथनी और करनी के अंदर अगर किसी प्रकार का अंतर हुई तो मेरे को नैतिकता के आधार पर पद पर रहने का अधिकार है। सर हाल ही के दिनों में आपकी अमरिंदर सिंह से कोई बात वगैरह हुई है, इस तरीके की चर्चाएं चल रही है? मेरे सबसे संवाद होता है। मैं 7 साल तक पंजाब का प्रभारी रहा हूँ। 7 साल के अंदर वहाँ प्रत्येक ब्लॉक के अंदर औसतन में 5 से 10 बार गया हूँ। तो तथाकथित पत्रकार जो सवाल उठा रही है उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि वह जाकर सबसे बात कर लें, जिनको टिकट मिला उनसे बात कर लें। इसके अलावा और किसी से कोई भी बात करनी है जो वहाँ विधायक है उनकी सूची होगी, किसी से भी बात कर लें। आज उनके मन के अंदर मेरे प्रति क्या भावना है, जब बात करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। सर थैंक यू। ओके।